हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर होंगे और आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको मैं कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर: चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमोंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल और परफ्यूम। तो बच्चों मैटर्स वैसे चीज़ों को कहेंगे जो पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे चेयर जो है वो एक मैटर होगा, एयर भी मैटर है, लेकिन लव ये मैटर नहीं कहलाएगा। ओके, लव, स्मेल, हेट ये सब जो है मैटर नहीं कहलाते हैं। थॉट मैटर नहीं कहलाएगा, लेकिन ऑलमोंड, आपका लेमन वाटर, स्मेल और परफ्यूम ये जितने भी हैं ये सब मैटर कहलाएंगे क्योंकि ये सभी पार्टिकल से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन: द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू क्लोज। ध्यान देंगे बच्चों, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो हॉट सिजलिंग फूड के स्मेल्स जो होते हैं वो आप दूरी में भी रहते हैं तो आपको तेज़ी से पता चल जाता है, लेकिन अगर मान लो कि आपके घरों में फ्रीज है, फ्रीज में कुछ डिशेज़ हैं, ठीक है, लेकिन उसके विषय में आपको आइडियाज़ नहीं मिल पा रहा है आखिर इसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीज़न है। तो बच्चों पार्टिकल इज इन एयर जो होते हैं वो काफ़ी हायर टेम्परेचर एक्वायर करते हैं और हायर टेम्परेचर की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाती है। ओके, और जिस वजह से उनका मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। यही वजह है कि हॉट सिजलिंग फूड जो है हम लोग दूर भी रहते हैं तो तेज़ी से हमें पता चल जाता है, लेकिन ऐसे चीज़ों जो है ठंडे चीज़ों जैसे कि मान लो जो ठंडे चीज़ें हैं उसके जो पार्टिकल्स में काइनेटिक मोशंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। यही वजह है कि स्मेल जो है हमें कोल्ड फूड का वो पता नहीं चलता है। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्स इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो बच्चों डाइवर्स जो है, डाइवर्स जिसको हम लोग गोताखोर बोलते हैं, ठीक है, जब वो स्विमिंग पूल में या फिर मान लो कि स्विमिंग पूल में कोई गए हैं तो वाटर को किस तरीके से काटते हैं। तो बच्चों वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, एक प्रकार का एक वेंडर वाल फोर्सेस कह सकते हो कि वीक फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच वर्क कर रहा होता है, तो उस फोर्स को तोड़ना आसान होता है। यही कारण है कि डाइवर्स जो होते हैं इजली जो है वाटर को कट करके, ठीक है, स्विम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कहोगे मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। ओके, और पार्टिकल्स का मोशन जो है हर आप सिस्टम में देखोगे, चाहे वो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, पार्टिकल मोशन में रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मोशंस गैसेस में सबसे ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स का, लिक्विड में कम होते हैं और सॉलिड में काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं मैटर के, एंड वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड और सबसे कम जो होती है बच्चों वो गैसेस स्टेट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी। जैसा कि आपको बताया गया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है किसी भी सबस्टांस का हम उसे डेंसिटी कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो जितने भी एयर या जो एयर चिमनी से निकल रहे हैं, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन, इसको इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमें अरेंज करना है। तो बच्चों डेंसिटी किससे कहते हैं, तो जैसे कि आप दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हो कि पार्टिकल्स जब काफ़ी क्लोज होते हैं तो वो हाई डेंस वाले मैटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आप मास अपन वॉल्यूम का तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, या फिर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे ये फील करो कि किसमें पार्टिकल्स जो होंगे काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली इंटरेक्ट होंगे। तो स्वाभाविक है ये सबसे ज़्यादा अगर इंटरेक्शंस देखा जाए तो आयरन में है, बट हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो हम सबसे कम वाले को चुनेंगे। तो देखो सबसे कम जो होंगे पार्टिकल्स का इंटरेक्शंस वो एयर में मिलेंगे। एयर के बाद जो वैसे एयर जो चिमनी से निकल रहे हैं उसमें हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल भी होते हैं एयर्स के साथ, तो स्वाभाविक वो डेंस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इससे कम जो होंगे
वो कॉटन में हमें देखने को मिलेंगे। I mean, जो धीरे धीरे अगर इंक्रीजिंग करेंगे तो कॉटन में पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा ये चिमनी के पार्टिकल्स से, ठीक है ना। और सबसे कम जो हुआ एयर में। इससे थोड़ा अगर आगे बढ़िएगा तो वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली मिलेंगे, तो वाटर का फिर डेंसिटी ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा हनी देखो काफ़ी डेंस होते हैं, वाटर की अपेक्षा गाढ़ा होते हैं। उसके बाद मैं चॉक और आयरन में बोलूँ तो स्वाभाविक है कि आयरन का सबसे ज़्यादा होगा डेंसिटी और उससे कम जो होगा चॉक का। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि आंसर द फॉलोइंग, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling of gas container and shape and kinetic energy and density। तो बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि टेबुलेट करना है डिफरेंसेस को इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन सभी के विषय में आप देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, रिजिडिटी फैक्टर, फ्लूइडिटी फैक्टर, ठीक है, इन सभी के आधार पर आपको डिफरेंसेस बताना है। तो आप यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है 3 कॉलम बना के, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आप ध्यान दे रहे हैं कि शेप के अगर आधार पे बात करो तो सॉलिड में आपको फिक्स शेप मिल रहे हैं, जबकि लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं मिल रहा, और गैसेस में तो आप देखो कोई भी फिक्स शेप है ही नहीं। वॉल्यूम के विषय में अगर बात करोगे तो सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम मिलेगा, जबकि लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम मिलेगा, और गैसेस में कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के विषय में बात करो तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में तो सबसे कम होता है। फिर हम इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस के विषय में अगर बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैसेस में अगर देखा जाए तो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी के आधार पे देखो तो सॉलिड रिजिड होते हैं और ये फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिक्विड में फ्लूइडिटी हमें मिलता है लेकिन ये रिजिड नहीं होते हैं, जबकि गैसेस में ये फ्लो होते हैं और ये भी रिजिड नहीं होते हैं। और लास्ट फैक्टर अगर कंप्रेसिबिलिटी के विषय में बात करते हैं तो सॉलिड अगर देखो तो नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, एंड गैसेस जो होते हैं बच्चों वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इनके पार्टिकल्स को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप इसमें बता सकते हो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस, शेप, ये क्या है। तो देखो रिजिडिटी मैंने अभी जस्ट बताया कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस टू कंटिन्यू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर मान लो कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, तो अपनी रिजिडिटी को अगर मेंटेन रखता है, ठीक है, अपने शेप को, कहने का मतलब अपनी शेप को मेंटेन रखता है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर रिजिडिटी है। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे कि सॉलिड में देखो लिटिल कंप्रेसिबिलिटी हमें मिलता है क्योंकि उसके पार्टिकल देखा जाए तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में अगर देखो सॉलिड में बहुत ज़्यादा पैक्ड है, लिक्विड में कम है, और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस टू फ्लो और मूव। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लूइडिटी हमें देखने को मिलता है वो एयर में देखने को मिलता है। फिलिंग द गैस कंटेनर, कहने का मतलब हम रेंडमली जो है गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंटेनर में फिल कर सकते हैं, उसके पार्टिकल जो रेंडमली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और लेकिन उसे इसलिए कंटेनर में फिल किया जा सकता है क्योंकि वो कंप्रेस किए जा सकते हैं, ओके। इसके बाद शेप अगर देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर देखा जाए तो सॉलिड अपने शेप को रिटेन रखते हैं, मेंटेन करते हैं, उनकी एक्सटर्नल बाउंड्री फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड की एक्सटर्नल बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, एंड गैसेस की भी नहीं होती है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी अगर बात करो तो मैं पहले ही बताया सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें गैसेस में देखने को मिलती है, गैसेस के पार्टिकल्स का, उससे कम लिक्विड में मिलती है, और सबसे कम जो होती है सॉलिड में मिलती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों होता है हाफ mv², ये हाफ है, ठीक है ना, 1/2 होगा, mv² होगा, ओके। नेक्स्ट अगर डेंसिटी के बारे में बात करो, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं वो कम डेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो गिव रीजन अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या इसके पीछे का क्या कॉज है आपको बताना है। तो सिंपल आप एक एक लाइन में कॉज बताओगे।
जैसे गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच केप्ट, बिकॉज हम लोग गैसेस को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और सभी डायरेक्शंस में क्या होते हैं वो मूव करते हैं, तो हम वेसल्स में ईजिली उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो बिल्कुल सही है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यही हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कंटेनर के चारों तरफ रेंडमली क्या होते हैं, मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वाल पर एक वाइब्रेशन, एक प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है। ओके, ड्यू टू मोर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कि अ टेबल, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। बच्चों वुडन टेबल को हम लोग सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके डेफिनिट साइज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, और रिजिड और कैन नॉट बी कंप्रेस, वो रिजिड भी होते हैं और उन्हें हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों कराटे एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक प्रकार का सडन झटका वाला फोर्स जो है वो सॉलिड पे देते हैं, जिससे कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत कम समय उसे अंडरस्टैंड, पार्टिकल्स के बीच का अरेंजमेंट जो है वो एक प्रकार का इम्पल्सिव फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स के बीच का अरेंजमेंट ब्रेक कर जाता है, जिस वजह से वो कराटे मैन जो है जैसे सॉलिड को ईजिली तोड़ देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप आंसर भी देखोगे कि मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर लूजली पैक्ड इज कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल विच आर डेंसली पैक्ड, हेंस वी आर इजिली एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन वी मूव आवर हैंड थ्रू एयर, बट फाइंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू ए सॉलिड बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल विच ए कराटे एक्सपर्ट इज एबल टू स्मैश विद एप्लीकेशन अ लॉट ऑफ फोर्स। मैंने भी जस्ट आपको बताया एक प्रकार का बहुत कम समय के अंदर अगर हम झटका वाला फोर्स देंगे तभी वो सॉलिड ब्रेक कर सकता है। एयर में तो आप अपने हाथों को आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस काफ़ी वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विड जनरली हैव ए लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड। तो बच्चों लिक्विड की डेंसिटी इसलिए लोअर होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं कम डेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यही अगर सॉलिड में अगर आप कन्वर्ट कर दो, जैसे कि आप आइस को देखो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस, लेकिन अच्छा यहाँ पे तो एक और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आइस में अगर हम बात करें तो आइस देखो जबकि सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो आपके समझ से क्या होना चाहिए कि आइस का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए वाटर की डेंसिटी से, बट ऐसा नहीं है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो लेस है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन एट्रीब्यूट टू द स्मॉल पोर्स इट हैज़। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर काफ़ी मात्रा में ट्रैप होते हैं, यही वजह है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है पानी की अपेक्षा। ओके, बट अदर ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें कि जैसे मान लो हम आयरन ले लिए और आयरन के अगर मान लो हमने आयरन का लिक्विड फॉर्म ले लिया, मेल्टेड आयरन ले लिया, ओके, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आयरन ज़्यादा डेंसिटी है, लेकिन वाटर और आइस के केस में क्या हो जाता है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, किससे, आइस की डेंसिटी से। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। बच्चों टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करोगे, जैसे कि 0 डिग्री सी 273 कैल्विन के बराबर होता है, तो जब टेम्परेचर कैल्विन में दे और डिग्री सी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इजिली 273 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो 300 माइनस 273 27 डिग्री सी। ज़रा 573 में से 273 माइनस करोगे तो 300 डिग्री सी टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सी। बच्चों 250 डिग्री सी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इस पे तो गैसेस स्टेट में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और 100 डिग्री सी के विषय में बात करेंगे तो एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट है, इसे हम बॉइलिंग स्टेट यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। इस स्टेट्स में वो लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट्स में होगा, क्योंकि 100 से आप प्लस जा रहे हो तो तेज़ी से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और 100 है तो वो लिक्विड में ही है 100, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा 100 डिग्री सी, लिक्विड और गैस स्टेट दोनों के लिए। नेक्स्ट है फॉर एनी सबस्टांस व्हाई डज ए टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बच्चों क्या होता है कि जब मान लो, आपसे सवाल तो पहले समझ लो क्या पूछा, कि मान लो कोई सबस्टांस का आप स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग चेंजिंग, वाई, तो ऐसा होता है लेटेंट हीट की वजह से, जो इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट एज द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस। एक्चुअली जो पार्टिकल्स के बीच का जो इंट्रैक्शंस को ब्रेक करना होता है उसके लिए हीट ज़रूरी होती है, और वही हीट चूँकि अगर वो
अगर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स के पास नहीं रहेगा तो वो पार्टिकल्स ब्रेक नहीं हो पाएगा या पार्टिकल्स क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो चूँकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यही कारण है कि स्टेट्स जब चेंज होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर में कांस्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सजेस्ट ए मैथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो हमारे पास गैसेस को लिक्विफाई करने का कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रेशर, या फिर आप टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी क्या आते हैं, क्लोजली आते हैं। ठीक है ना, तो दो कॉज होगा, प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ। नेक्स्ट है वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि डेजर्ट कूलर जो होते हैं बेटर कूल फील करते हैं ऑन ए हॉट ड्राई डे? तो इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन ए हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट कम मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक, यही जो है कारण बनता है बेटर एवेपोरेशन का। और हाई लेवल ऑफ एवेपोरेशन अगर होगा तो स्वाभाविक है हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप इसका सिंपल आंसर लिखोगे, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन ए हॉट ड्राई डे एंड विच enables better evaporation and high level of this evaporation provide better cooling effect. नेक्स्ट है हाउ डज द वाटर कैप्ट इन ए अर्थॉन पॉट, दैट इज मटका जिसको बोलते हो, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो देखो अर्थन जो पॉट होते हैं वो काफ़ी पोरस होते हैं नेचर में, उसमें टाइनी पोर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें वाटर के पार्टिकल तेज़ी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका एवोपरेशन जो होता है उनके पॉट के सरफेसेस से होता है, और प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन हमें पता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वापस वो एनर्जी द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर इन द पॉट एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर। तो होता क्या है कि चूंकि एवोपरेशन में बाहर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो स्वाभाविक है अंदर में वाटर्स क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। जो क्या होता है जब हम अपने हाथों हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को रखते हैं तो हमें ठंडक फील होती है, क्यों? तो बच्चों एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम काफ़ी वोलाटाइल नेचर में होते हैं। वोलाटाइल किसे कहते हैं? तो वैसे सबस्टांस जो एटमॉस्फेयर में इजिली वेपराइज हो जाते हैं, ऐसे सबस्टांस को हम वोलाटाइल बोलते हैं। तो एवोपरेशन, फिर से देखो यहाँ पे एवोपरेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी को यूज़ कर रहा है। ठीक, तो एनर्जी यूज़ होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो स्वाभाविक है हमें क्या फील होगा, कूलिंग इफेक्ट। हर जगह आप देख रहे हो कूलिंग इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करके बाहर निकल रही है, तो उस प्लेस में हमें क्या फील हो रहा है, ठंडक फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई कि तेज़ी से पार्टिकल्स जो है एनर्जी को गेन करके बाहर निकल रही है, तो हमारे हाथों पे कैसा फील होगा, ठंडक फील होगा। नेक्स्ट है वाई आर वी एबल टू सीप ए हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोर्सेज देन रदर दैन द कप। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि हम लोग को मान लो हॉट टी या मिल्क दिया रहता है तो हम लोग जो है सॉसर करने का मतलब प्लेट में अगर मान लो उसी को अगर आप रख के पीते हो तो तेज़ी से पी लेते हो, लेकिन कप में अगर रखते हो तो परेशानी होती है, थोड़ा आपको हीटिंग ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा फील होता है। तो कारण क्या होता है बच्चों कि सॉसर हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया एंड कप विच प्रमोट क्विकर एवेपोरेशन। ओके, तो स्वाभाविक है इसे ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेशन होगा तो फिर देखो यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा, पार्टिकल बाहर निकलेगा तो टी जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये वजह है कि हॉट टी या मिल्क जो होता है वो इसमें प्लेट में तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, किसकी अपेक्षा, कप की अपेक्षा। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर समर। तो बच्चों समर के मौसम में हमें किस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए? तो बच्चों लाइट कलर्ड के कपड़े पहनना चाहिए, लाइट कलर्ड कॉटन के कपड़े। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं बच्चों हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉटन मटेरियल में काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और तेज़ी से बाहर एवापोरेट कर देते हैं। तो देखो हमारे शरीर की गर्मी को लेके वो बाहर चला जाता है, लेकिन ठंडक को फिर गर्मी पार्टिकल्स जो है एनर्जी को गेन करके बाहर निकलेगा, तो स्वाभाविक है हमें कूलिंग इफेक्ट स्किन को पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। फिर से देखो यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सी 273.15 या 273 केल्विन के बराबर होता है। तो स्वाभाविक है इसे आप डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे 273 यहाँ से दोनों में, तो 293 माइनस 273 एंड 470 माइनस
273। तो आपके पास आंसर 20 एंड 197 डिग्री सी आएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अब की बार ऐड करेंगे हम लोग। 25 डिग्री सी में 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन होगा, और 373 में 273 ऐड करोगे तो 646 केल्विन होगा। ओके, नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा जा रहा है रीज़न बताइए कि नेफ्थलीन बॉल जो है ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप नेफ्थलीन बॉल को आप कहीं पे रखते हो तो ग्रेजुअली उसके साइज छोटे हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसा आखिर होता क्या है बच्चों? तो बच्चों ये एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूम टेम्परेचर पे नेफ्थलीन बॉल जो है सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में आपको पता है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है गैसेस में कन्वर्ट होते जाते हैं विदाउट गोइंग इन देयर लिक्विड फेज। तो यहाँ पे यही होता है कि नेफ्थलीन बॉल चूँकि वोलेटाइल भी नेचर में है, वो तेज़ी से जो है सॉलिड से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि नेफ्थलीन बॉल जो है डिसअपियर समय के साथ होने लगते हैं। सेकेंड है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर। तो फिर यहाँ पर देखो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी हायर स्पीड में एयर में मूव करते हैं। हायर स्पीड में मूव करने का मतलब वो तेज़ी से एटमॉस्फेयर की एनर्जी को गेन करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए तो देखो जब हम लोग स्प्रे करते भी हैं तो हमें तो ठंडक फील होती है। तो अब ठंडक फील होने का कारण क्या हो गया कि फिर से वहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं एटमॉस्फेरिक एनर्जी को गेन करके बाहर निकलते हैं, तो हमें तो स्वाभाविक ही ठंडक फील कराएगा। ओके, यही वजह है कि हम दूर भी रहते हैं तो हमें पार्टिकल्स का स्मेल जो है सेवरल मीटर अवे तक पहुंचता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है हाई काइनेटिक एनर्जी लेके इधर उधर रेंडमली क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे देखो शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा पार्टिकल्स, क्योंकि ये सॉलिड है। उससे कम वाटर में मिलेगा लिक्विड स्टेट में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। बच्चों 25 डिग्री सी पे वाटर क्या होगा? तो 25 डिग्री सी पे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, दिस इज रूम टेम्परेचर। 0 डिग्री सी एक फ्रीजिंग पॉइंट है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे दोनों स्टेट्स हमें मिल सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस अवेलेबल होंगे। 100 डिग्री सी देखो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक बॉइलिंग पॉइंट कहता है, यहाँ पे भी लिक्विड और गैस स्टेट दोनों हमें वाटर के मिलेंगे। नेक्स्ट है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 0 डिग्री सी 100 डिग्री सी जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। ठीक, तो स्वाभाविक है कि इस टेम्परेचर पे वो अपना फॉर्म को चेंज करना स्टार्ट करता है। ओके, तो देयरफॉर एग्जिबिटिंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जैसे कि वाटर फ्लोज एट दिस टेम्परेचर, इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, ये भी आप कह सकते हो। सेकेंड जो है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों इसके पीछे भी यही रीज़न होगा कि इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, तो रूम टेम्परेचर जबकि होते हैं मात्र 20 से 25 डिग्री सी, तो स्वाभाविक है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड मिलेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ओके, तो बच्चों 273 केल्विन दैट इज 0 डिग्री सी के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, तो वाटर एट दिस टेम्परेचर काफ़ी लेस इफेक्टिव होते हैं दैन आइस, एज आइस कैन रेडली फ्रॉम वाटर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बिडेंट हीट। जैसे मान लो कि अगर आइस है तो आइस जो है तेज़ी से एनर्जी को गेन करके वो वाटर में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, बट इसे वाटर अगर मान लो 0 डिग्री सी पे अगर वाटर है तो उसे आइस में कन्वर्ट होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होगा, एडिशनल हीट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। ओके, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि latent heat of fusion so does not require extra heat since the ice cool rapidly compared to water at the same temperature। ठीक है, तो आइस देखो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर स्टीम। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में आपको कौन ज़्यादा क्या करेंगे, बर्न्स करेंगे। तो स्वाभाविक है स्टीम प्रोड्यूस सेवर बर्न्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और हाई अमाउंट में ये एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ओके, विच हैड कंज्यूम ड्यूरिंग वेपराइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ABCDEF फॉलोइंग डायग्राम शो द चेंजेस। बच्चों सॉलिड से लिक्विड बदलने की क्या प्रक्रिया है, गैसेस को लिक्विड में बदलने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि क्या होगा जब हम हीट को इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वगैरह, या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो जस्ट देखो यहाँ पे लिक्विफिकेशन हम करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लिक्विफिकेशन। फिर यहाँ वेपराइजेशन करोगे तो लिक्विड से वापस हम लोग क्या आएंगे, गैस में। गैस को कंडेंस करेंगे तो क्या चीज़ बनेगा, लिक्विड। और लिक्विड को फिर से अगर हम मान लो कि ठंडा करेंगे तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट होता चला जाएगा, सॉलिड्स में। ओके, तो कूलिंग इफेक्ट करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हो ABCD का। ठीक है, यहाँ पे देखो ABCD का मैंने सबका जवाब दिया। ठीक है, ऊपर E और F है तो आप E और F का भी कारण बता सकते हो। सब्लिमेशन और दोनों तरफ सब्लिमेशन लिखे हैं, देखो यहाँ पर। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है सब्लिमेशन डायरेक्ट, क्योंकि विदाउट गोइंग देयर लिक्विड फेज। उसी तरह गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाता है बच्चों, सब्लिमेशन कहलाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी, अगर आप क्लास 9 में हैं तो आपको क्लास 9 के साइंस और मैथ्स के जितने भी मैं लेक्चर्स अभी बनाऊंगा वो सब आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।